जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं डीयू पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस में जो पीवाईक्यूज आए थे स्पेशली 2019 में। वो पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑलरेडी हमने 2019 का डीयू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, पर उसके अलावा 2019 के मुझे और भी क्वेश्चन पेपर मिले, प्लस एक और क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें मेंशन नहीं है कि वो कौन से साल का है, लेकिन वो है डीयू पीएचडी का ही, पॉलिटिकल साइंस का। वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, तो मेन पर्पस तो हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी साल का हो वो मैटर नहीं करता। जहाँ जहाँ आपको फनी ट्रिक्स की ज़रूरत होगी, जिस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक्स बता पाऊंगी उस क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स बताऊंगी, और उस क्वेश्चन को हम ट्रिक से याद कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी कम से कम 12 लेक्चर्स करवा चुकी हूँ पीवाईक्यू सीरीज़ के, तो वो आप देख लेना, जिसमें मैंने बीएचयू के, जेएनयू, डीयू और इग्नू के अभी तक करवा चुकी हूँ। ठीक है, मतलब कुछ कुछ सबके करवा दिए हैं, और ये अभी आज डीयू का एक और पेपर मिला तो वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मतलब एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी के भी क्वेश्चंस होंगे। लेट्स बिगिन आवर टुडेज केबीसी। आज केबीसी शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम इज़ द पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इन्जॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इन्जॉइंग। तो फ्रीडम क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव पावर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में बता रही हूँ। ये क्या है, एक पॉजिटिव पावर है, या हमारी क्षमता है कुछ करने की, कुछ इन्जॉय करने की। हमारी क्षमता को, हमारी पॉजिटिव पावर को हम फ्रीडम कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी.एच. ग्रीन। आपको पता है टी.एच. ग्रीन फेमस थिंकर है पॉजिटिव लिबर्टी के। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी के लिए इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव फ्रीडम की ही बात हो रही है, तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के टी.एच. ग्रीन पे भी हम टिक कर सकते थे। बाकी जे.एस. ये तो कंजर्वेटिव है, जे.एस. मिल जो है मॉडर्निज्म के ही थिंकर हैं, लेकिन मेनली ये भी मॉडर्निज्म के थिंकर हैं, ग्रीन भी, पर मेनली इनको पॉजिटिव लिबर्टी के लिए इनको जाना जाता है। स्पेशली फ्रीडम इज़ द पॉजिटिव पावर वाली स्टेटमेंट टी.एच. ग्रीन की है। ठीक है, तो हमारे जो ग्रीन साहब हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। और इसका मैंने एक ट्रिक भी आपको याद कराया था कि क्लासिकल लिबरलिज़म, मॉडर्न लिबरलिज़म और नियो लिबरलिज़म के थिंकर्स हमें कैसे याद रखने हैं, प्लस उनकी बुक्स कैसे याद रखनी है। तो शॉर्ट्स में आपको 1 मिनट प्लेलिस्ट पे जाना, 1 मिनट प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट्स मिलेंगे और उसमें आपको ये थिंकर्स याद हो जाएंगे बहुत आसानी से ट्रिक के साथ। देन व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म? तो प्लूरलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट का मेन फंक्शन क्या है? तो स्टेट का मेन फंक्शन है कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन। ठीक है, कि प्लूरलिज्म क्या होता है, जिसमें हम ग्रुप की बात मानते हैं, राइट। तो इंडिविजुअलिज्म में एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस होता है, प्लूरलिज्म में हम ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब जो भी ग्रुप हैं, ठीक है, और जितनी भी एसोसिएशन है, उनकी जो जितनी भी फंक्शंस या एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेटेड हो, हार्मोनाइज्ड हो। ये ही क्या है, प्लूरलिज्म का मेन फंक्शन है, कि ग्रुप्स को जोड़ के रखना। प्लूरल क्या होता है, बहुत सारे, और बहुत सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस द नोशन ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस? तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस किसने दिया है, सबको पता है, जॉन रॉल्स ने दिया है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, जिसमें वो कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, अगर उसको जस्टिस चाहिए, रॉल्स का जस्टिस थ्योरी जो है, अगर उसको जस्टिस चाहिए तो उसे सिर्फ अपना सेक्स, जेंडर और थोड़ा साइकोलॉजी ये सब पता होगा। ठीक है, बाकी चीज़ों से वो वंचित रहेगा, कि उसकी क्लास क्या है, कास्ट क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता कि वो अपर क्लास से बिलोंग करता है। तब वो एक करेक्ट डिसीजन ले पाएगा अगर वो एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में है। व्हील मतलब पर्दा। ठीक है, उसको कुछ नहीं पता। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ग्रुप एक्सेप्टेड ग्रेजुअलनेस एज द मिड वाइफ ऑफ सोशल चेंज? तो कौन सा ग्रुप ऐसा था जिसने ग्रेजुअलनेस को, ग्रेजुअलनेस क्या होता है, जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना। ठीक है, अब जब सोसाइटी में सोशल चेंज आता है, सोशल चेंज यानी सोसाइटी में जब चेंज आता है, तो उस ग्रेजुअलनेस को, जैसे धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ग्रेजुअली जो चेंज आ रहा है, उसको उन्होंने, ऐसा कोई ग्रुप है जिसने उसको मिडवाइफ बोला है। मतलब एक स्लैंग यूज़ हो रहा है, लिटरल सेंस में नहीं हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मिडवाइफ कौन होती है, आपको पता है, जो कि आया मान लो, या जो बच्चे पैदा कराती है घरों में, या फिर हॉस्पिटल्स में जो प्रोफेशनल्स होती हैं वो बच्चे पैदा कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली डिलीवरी कराती है, उनको हम मिडवाइफ्स बोलते हैं। तो हम
उनको मिडवाइफ्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमने जो सोशल चेंज लेकर आते हैं ग्रेजुअलनेस के थ्रू, जो सोशल चेंज आता है उसको उन्होंने मिडवाइफ से कंपेयर किया है। तो किन्होंने किया है, तो उसका एग्जाम्पल राइट आंसर है फैबियंस। फैबियनिज्म एक थ्योरी है, सोशलिज्म के अंडर ही ये आते हैं, ठीक है। और ये पीसफुल चेंज में बिलीव करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, पीसफुल चेंज भी इसी का आंसर होगा अगर ये कीवर्ड भी कहीं आता है तो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म का क्या आइडिया नहीं है। तो पहले इंडिविजुअल लेजिस्फेयर में मानता है, हाँ मानता है, राइट। दूसरा हिंड्रेंसेस फंक्शन ऑफ द स्टेट, क्या वो जो स्टेट है, ठीक है, उसके फंक्शन, वो भी जो फंक्शन करता है उसके रास्तों में रुकावट पैदा करता है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म सीधा सीधा क्या क्लासिकल लिबरलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है या नियो लिबरलिज्म की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही नियो लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते थे, इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा तवज्जो देते थे। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ। तो ये दोनों सही हैं। तीसरा देखते हैं इन्हांसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉफुली मेड, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं उनको लॉफुली फॉलो करना, ये भी सही है। इंडिविजुअलिज्म इसकी भी बात करता है, पर ये नहीं बात करता टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल लाइफ फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव। ये ऐसा नहीं है कि जब क्रैडल मतलब जब बच्चा पैदा होता है और वो चलना सीखता है, क्रैडल होता है ना वॉकर में जो होता है बच्चा, या ऐसे उसको झूला झुलाते हैं, उसमें लिटा देते हैं। तो क्रैडल से जो ग्रेव तक का सफ़र है, मतलब जब तक वो मर नहीं जाता, ग्रेव, ठीक है, ये ग्रेव हो गया, यहाँ पे RIP लिख देती हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, पैदा होने से लेकर RIP का तक का जो सफ़र है, उसमें हम इंडिविजुअल लाइफ की देखभाल करते हैं। इंडिविजुअलिज्म में तो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि शुरू से लेकर आखिरी तक सारा ठेका हमने ले रखा है उसकी केयर करने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा गलत। प्लस यहाँ पे अगर कोई सोशल वेलफेयर लिखा होता तो सोशल वेलफेयर वाला भी ऑप्शन होता गलत, कि सोशल वेलफेयर में वो नहीं मानते या स्टेट के इंटरफेरेंस को वो गलत मानते हैं। इसको याद करने की भी आपको ट्रिक मैंने क्लासिकल लिबरलिज्म 1 मिनट प्लेलिस्ट लिस्ट में बताई हुई है। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय पार्था चैटर्जी। तो पार्था चैटर्जी की इस ऐसे क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलती है इनकी बुक्स याद करने के लिए, ठीक है। अगर एक बार ही हम पता लगा लें कि इसमें से कौन सी बुक नहीं है, तो जो बाकी 3 बचेगी वो हम याद कर लेंगे। तो वीडियो पॉज करो आप और आंसर दो क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। आइडिया ऑफ जो इंडिया बुक है वो पार्था चैटर्जी की नहीं है। अब बाकी 3 बुक याद कर लेते हैं इनकी। लिनेजेस ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, काफ़ी फेमस बुक है पार्था चैटर्जी की। और द अ पॉसिबल इंडिया, ये भी किसकी बुक है, पार्था चैटर्जी की बुक है। और आइडिया ऑफ इंडिया किसकी बुक है, ये बुक है आपकी सुनील खिलनानी की, खिलनानी, ठीक है। सुनील खिलनानी भी इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन फिक्शनल बुक है, 1997 में लिखी गई थी। और इसमें एक तरीके से ये जो आइडिया ऑफ इंडिया में इनकी पार्टीशन की हिस्ट्री बताई गई है कि पार्टीशन से लेकर अभी तक जो 50 साल थे, पहले के 50 साल, उसमें हमारा इंडिया कैसा रहा था, ठीक है। तो आइडिया ऑफ इंडिया ये भी याद रखना, सुनील खिलनानी की। और बाकी 3 तो आप याद ही कर लो। अ पॉसिबल इंडिया, जो पार्था कहते हैं कि क्या इंडिया का होना पॉसिबल है, क्या हम उसको गवर्न कर सकते हैं, क्या हम अपनी पॉलिटिकल सोसाइटी का लीनेज जान सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो ये देखो आपको कहानी बन गई ना, क्या ये पॉसिबल है कि हम उसे गवर्न कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम उसकी लीनेज सेटअप कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, पार्था चैटर्जी बोल रहे हैं, अपने चटर चटर कर रहे हैं, मतलब चैटर्जी यानी कि चैट, ठीक है, चैट कर रहे हैं किसी से व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ऐसे कुछ भी आप समझ लो कि पार्था चैटर्जी जो है चैट कर रहे हैं किसी से, आपसे चैट कर रहे हैं, मान लो आप उसके फ्रेंड हो, आपसे वो चैट कर रहे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल इंडिया। पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, कि हम पॉलिटिक्स को गवर्न कर सके, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम अपनी पॉलिटिकल सोसाइटी का लीनेज पता लगा सकते हैं। तो ये ऐसे ये कहानी हो गई और इनसे हमारी एक 3 बुक्स याद हो गई। और सुनील खिलनानी की आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारी नानी है, हमारी नानी को एक आइडिया आया कि हम चलो मैं इंडिया के बारे में लिखती हूँ पार्टीशन से लेकर, क्योंकि वो नानी जो थी हमारी वो पार्टीशन के टाइम पे आई थी इंडिया, तो उन्होंने इंडिया के लेकर उसको आइडिया आया, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड और नीड्स वोट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनमें से ऐसा क्या डिसीजन है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी हमें किस में चाहिए होती है।
तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एक सेकेंड लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट को निकालने का प्रस्ताव पास होता है या मतलब उसका शुरू किया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का, तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए नहीं चाहिए होती, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, एब्सोल्यूट चाहिए होती है। और अमेंडमेंट ऑफ द लिस्ट इन शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं 7 जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, और सेंट्रल लिस्ट, ये 7th में आती हैं। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट लाना है तो उसके लिए भी हमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं हो, मतलब 2/3 मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी पूछा था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 1 ओनली। Then question number 8. In the Republican theory of freedom, freedom is defined as the absence of. तो Republican theory of freedom में हम freedom को क्या बोलते हैं? freedom क्या है? freedom is an absence of domination. ये आपको previous में क्लास में भी करा चुकी हूँ। domination से बचना ही freedom है। Then next question, question number 9. एक सेकेंड। The idea of rectifactory justice. रेक्टिफैक्ट्री मतलब जिसको रेक्टिफाई किया जा सके, जिसको सुधारा जा सके। ठीक है, रेक्टिफैक्ट्री जस्टिस इज द पार्टी ऑफ विच हुज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आपको पता है अमृत्य सेन ने भी अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, जॉन रॉल्स ने भी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, और माइकल सैंडल ने भी जस्टिस की बात की है, रॉबर्ट सॉन्ड्रिक ने इंटाइटलमेंट थ्योरी के थ्रू जस्टिस की बात की है इनडायरेक्टली। लेकिन रेक्टिफैक्ट्री जस्टिस की बात किसने करी है? तो रेक्टिफैक्ट्री जस्टिस की बात करी है हमारे रॉबर्ट नॉजिक ने इंटाइटलमेंट थ्योरी में, जिसमें आपको वो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर याद होगा तो। एक्विजिशन सोसाइटी होता है, ये मैंने न्यू लिबरलिज्म का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ये थिंकर्स भी याद कराए थे, प्लस इनका पूरा का पूरा बायोडाटा विद एकदम एग्जैक्टली याद कराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, उसमें आप जाके देख सकते हो, जिसमें लास्ट जो था रेक्टिफिकेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मिल जो है उन्होंने लिबर्टी ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को डिफेंड किया था। ठीक है, लेकिन इनमें से ऐसा चारों में से क्या है जो इसका रीज़न नहीं है? ठीक है, सो आपको पता है मिल ने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस की बात की है, पर वो ये एक्शंस ये लिबर्टी ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के लिए नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि ये इसका रीज़न नहीं है, बाकी तीनों इसके रीज़न है कि लिबर्टी ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के लिए मिल ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। तो पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया था कि ट्रुथ जो है मैनी साइडेड है, यानी कि जो सच्चाई है, ट्रुथ है, उसके बहुत सारे पहलू हैं, डायमेंशंस हैं। ट्रुथ जो है इमर्ज होता है फ्रॉम डिबेट बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। जब दो लोग कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन के बीच में डिबेट हो रही होती है तब ट्रुथ सामने निकल कर आता है, आपके ओपिनियन आए, कुछ इधर से ओपिनियन आए, और फिर हम बीच में एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे पहुँचेंगे और वही क्या होगा, हमारा ट्रुथ होगा। और इसी के लिए वो बोलते हैं कि लिबर्टी ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ज़रूरी है, ताकि हमें ट्रुथ के नए नए पहलू पता चल सके। देन इवन अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वन कैन टर्न आउट टू बी करेक्ट। और हो सकता है कि एक तरफ मेजॉरिटी की बात है और एक तरफ माइनॉरिटी अपना लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रख रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेजॉरिटी ही सही होगी। कभी ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी सही हो सकते हैं। तो ये लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें सिखाती है, इसलिए वो बोलते हैं कि लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि माइनॉरिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरा, ट्रुथ के डायमेंशंस पता चल जाते हैं, और तीसरा, ट्रुथ जो है डिबेट के थ्रू इमर्ज होता है, इसलिए डिबेट करोगे तो लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो चाहिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिवर्सल ब्रेड विनर मॉडल फॉर सोसाइटी हैज़ बिन क्रिटिसाइज फॉर अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो आपको ब्रेड विनर मॉडल पता है कि जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो ब्रेड विनर होता है। ठीक है, जो पूरे के पूरे घर को सुधार रहा है, मतलब सुधार रहा है कह रही हूँ, संभाल रहा है, ठीक है, अर्न कर रहा है। तो वैसे ही एक सोसाइटी में भी ब्रेड विनर होता है, यूनिवर्सल ब्रेड विनर, जो सोसाइटी को संभालता है, उसके इकोनॉमी को संभालता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है फॉर अंडरमाइनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ, किस चीज़ के लिए ये क्रिटिसाइज़ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केयर वर्क। ठीक है, क्योंकि ये केयर वर्क का जो इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस नहीं करता ये मॉडल, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
जो ब्रेड विनर कॉन्सेप्ट, अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्रेड विनर मॉडल ऑफ सोसाइटी है वो इक्वालिटी पे फोकस करता है, इंडिपेंडेंस पे फोकस करता है और इंडिविजुअलिज्म पे भी फोकस करता है। ठीक है, EII, ठीक है, इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजरी कमेटी में, जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो इजी है ये क्वेश्चन, तो वल्लभ भाई पटेल। बाकी आपको इन तीनों की और बाकी जितने भी हैं, मावलंकर हो गए, KM मुंशी हो गए, इन सब की कौन सी सोसाइटी से कौन बिलोंग करता था वो बताना है। जैसे स्टीयरिंग कमेटी थी तो स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, प्रोविंशनल कमेटी के कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के अम्बेडकर, प्रोविंशनल के सेंटर कमेटी जो थी उसके नेहरू, ऐसे आपको याद रखना है। व्हाट वाज द एरिस्टोटल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी। तो एरिस्टोटल जो थे वो स्लेवरी के बारे में क्या बोलते थे, तो एरिस्टोटल ही डिसअप्रूव स्ट्रांगली, नो, वो स्लेवरी को डिसअप्रूव करते थे को नहीं, ये तो गलत है। ही डिसअप्रूव रिलक्टेंटली, क्या वो जानबूझ के उसको डिसप्रूव करते थे स्लेवरी को, तो नहीं, वो तो स्लेवरी के फेवर में बोलते, मतलब फेवर में भी नहीं, उसके तरफ न्यूट्रल थे बेसिकली। तो ही कंसिडर्ड इट टू बी अ नेचुरल, ठीक है, नॉट न्यूट्रल, नेचुरल थे। ही कंसिडर्ड इट टू बी अगेंस्ट नेचर, तो ये भी गलत है, मतलब वो स्लेवरी को एरिस्टोटल सही मानते थे एक तरीके से। तो वो बोलते थे कि जो स्लेवरी है वो नेचुरल होती है, वो दो तरीके से आती है, एक नेचुरल स्लेवरी होती है कि आप बॉर्न ही वैसे हुए हो, आपका काम ही सर्वेंट्स, और एक जो आर्टिफिशियल मतलब स्लेवरी होती है, यानी कि स्लेव्स ऑफ वॉर, कि जब आप कोई कंट्री वॉर से हार जाती है तो वहाँ के लोगों को दूसरी कंट्री का स्लेव बनना पड़ता है, तो वो नेचुरल स्लेवरी में बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, विच सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट डिड हॉब्स सपोर्ट इन लिव्याथन। अब हॉब्स का लिव्याथन सबने पढ़ा है, उन्होंने सिविल वॉर के टाइम पे लिखा था। लिव्याथन वो जो थर्ड पार्टी होता है और सॉवरेन पावर जिसके पास होती है, तो ये इसका मतलब है कि लिव्याथन में वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं कि जो लिव्याथन है वही सबसे बड़ा है, और उसके जो ये सॉवरेन पावर है जिसके पास होगी, जिसके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इसके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके अंदर हम सब आएंगे, तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की की बात जो है हॉब्स करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 15, जो JS मिल है वो लिबर्टी को किस सेंस में देखते हैं। तो JS मिल आपको पता है मॉडर्न लिबर्टी के थिंकर हैं, और जो मॉडर्न लिबर्टी के थिंकर होते हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी में बिलीव करते हैं कि जो स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, स्टेट जो है वेलफेयर के लिए होता है, तो इसलिए जो JS मिल है लिबर्टी को ये पॉजिटिव टर्म्स में देखते हैं। Question number 16, the argument that international relations are characterized by anarchy, which makes it necessary for the states to maintain their independence and safeguard national interest in associated with। तो ये जो आइडिया है, पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है IR का, कि एनार्की जो है वो ज़रूरी है स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट जो है अपना इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता मेंटेन कर सके और अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है सेफगार्ड कर सकें, इसलिए एनार्की होना ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी सरकार नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सल लेवल पे, ठीक है। अगर सरकार एक यूनिवर्सल लेवल पे कोई सरकार होगी, ठीक है, तो फिर वो स्टेट के हाथ में पावर नहीं रहेगी अपना इंडिपेंडेंस की और नेशनल इंटरेस्ट की। अभी एनार्की है तो इसलिए स्टेट के पास अपने डिसीजन लेने की पावर होती है। तो ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इस बारे में बोलता है, या कौन सी आइडियोलॉजी इसमें बिलीव करती है कि हाँ भाई एनार्की होनी चाहिए ताकि स्टेट को अपना नेशनल इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सके, तो ये है इसका आंसर रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म में ये रियलिस्ट जो थे वो बोलते थे। Who among the following predict that next world war is likely to be conflict between the west and the rest। तो किसने बोला था जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा वो एक तरफ वेस्ट होंगे और एक तरफ रेस्ट होंगे, रेस्ट मतलब बाकी पूरा वर्ल्ड एक तरफ और वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है हंटिंगटन की, सैमुअल P. हंटिंगटन की ये फेमस स्टेटमेंट है, जो कि इन्होंने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन भी दी है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। कि राइट्स जो है एक ऐसी कंडीशन है, राइट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि कोई भी बंदा इसके खिलाफ जाके, या अगर उसके पास कोई बंदा ऐसा है जिसके पास राइट नहीं है,
तो वो अपना बेस्ट वर्जन नहीं निकाल सकता, या उसका बेस्ट वर्जन कभी नहीं हो सकता, या वो बेस्ट अपने लिए कभी बेस्ट नहीं कर पाएगा। तो राइट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से ऐसा कौन सा थिंकर है जो सबसे ज़्यादा राइट्स की बात करता है, या फिर ऐसा ये स्टेटमेंट दे सकता है? तो अगर हम थोड़ा सा एलिमिनेशन करने की कोशिश करें तो हमको पता है हेरोल्ड जे लास्की जो हैं राइट्स को बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं, ये राइट्स की बात करते हैं, और ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, हेरोल्ड जे लास्की। और इनकी एक बुक भी है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी आप याद कर लेना, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इन्हीं की बुक है। अब ये आपको बताना है इन्होंने कौन से राइट्स की बात की है, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, या फिर ह्यूमन राइट्स, कौन से उसमें ये थिंकर आते हैं। तो ये आपका यूनिट 1 जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें से जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे पावर, राइट्स, जस्टिस, इन सब के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। लीगल सॉवरेनिटी इन इंडिया लाइज विद द, तो लीगल सॉवरेनिटी किसके पास है इंडिया में, तो वो हम किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी मीन्स, तो ग्राम्स्की के अकॉर्डिंग हेगेमनी का कंसेप्ट क्या कहता है कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात करता है। हेगेमनी में क्या है, मोरल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। क्वेश्चन 21, नो एसोसिएशन कैन लास्ट इफ इट्स मेंबर डू नॉट प्रैक्टिस जस्टिस अमंग देमसेल्व्स, कोई भी एसोसिएशन जो है लंबे समय तक के लिए नहीं टिक पाएगी जब तक उसके मेंबर्स जो हैं जस्टिस को प्रैक्टिस नहीं करते अमॉन्ग देमसेल्व्स। दिस आइडिया इज सेंट्रल टू हुज फिलॉसफी, तो ये जो आइडिया है ये किससे रिलेटेड है, किसने ये बोला था एसोसिएशन वाली बात। तो आपको एसोसिएशन वर्ड से मैंने एक चीज़ याद कराया था, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो प्लाटो ने ये बोला था कि नो एसोसिएशन कैन लास्ट इफ़ इट्स मेंबर डू नॉट प्रैक्टिस जस्टिस अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो अगर जो एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, उसमें लोग जस्टिस की बात ही नहीं करते, वो जस्टिस प्रैक्टिस ही नहीं करते, सब कुछ इलीगल तरीके से करते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसको जस्टिस देते ही नहीं है, तो वो जो एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन या ऐसा जो ग्रुप होगा वो लंबे समय तक के लिए नहीं टिक पाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने ये बात अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में दी थी। टी.एच. मार्शल, ये क्वेश्चन 22 है, टी.एच. मार्शल डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये पहले बात तो ये डेफिनेशन याद रख लो, फिर इसके आगे का हम पढ़ते हैं कि रेफर्स टू, ये जो लाइन है ये किससे क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या बता रही है। तो ये लाइन बता रही है कि जो सिटीजनशिप है वो क्या है, एज अ स्टेटस है। ठीक है, सिटीजनशिप एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी रेफर्स टू सिटीजनशिप एज अ स्टेटस। ठीक है, तो ये फुल एंड इक्वल मेंबरशिप क्या है हमारा, एक तरीके से क्या है, स्टेटस ही है ना पॉलिटिकल कम्युनिटी में, तो ये स्टेटस है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्शंस टू द राज्यसभा इन इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पीआर। तो पीआर सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में, राज्यसभा में जब इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के तो हम पीआर सिस्टम फॉलो करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड, तो एक ऐसी क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड वेयर, कहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, तो शायद ये राज्यसभा में ही पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। क्वेश्चन नंबर 24, द रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ पार्टी सपोर्ट। ठीक है, जब हम अपनी पार्टी के सपोर्ट को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, पार्टी के लिए हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है, और इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ पे इलेक्शन सब में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ना होता है वो उसकी हम बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ कर लेते हैं, मतलब उसकी बाउंड्रीज़ को फिर से बता देते हैं कि इतनी बाउंड्री हमारी होगी या इतनी हमारी होगी। तो जब हम उस बाउंड्रीज़ को अपना सपोर्ट पाने के लिए अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करते हैं, अपना जुरिडिक्शन को एक्सटेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने अंडर रखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जो वर्ड है गैरीमैंडरिंग। क्या है, गैरीमैंडरिंग। जब अपना पार्टी का सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को बढ़ाते हो या घटाते हो या फिर से चेंज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, गैरीमैंडरिंग बोलते हैं। 25, Which among the following fundamental rights in the Constitution of India is available to both citizens and aliens? तो ऐसे कौन से राइट्स है, ये तो आपको याद ही रख लो, एक जगह ऐसे ये लिखे, इस टेबल भी बना हुआ है लक्ष्मीकांत वाली बुक में एक जरफ कि कौन कौन से राइट्स हम दोनों को अवेलेबल है और कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं।
तो इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जो दोनों का अवेलेबल है, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो लॉ के लिए सब इक्वल हैं, चाहे वो सिटीज़न हो या एलियंस हो। एलियंस मतलब वो ऐसे यूएफओ वाले एलियंस नहीं, मतलब कि फॉरेनर्स जो इंडिया के बाहर से आते हैं वो सारे एलियंस कहलाते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है दोनों सिटीजन्स और एलियंस को अवेलेबल है। ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब जो है सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भी सिर्फ इंडियंस को मिलती है, तो ये भी क्या है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इंडियंस के लिए है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो दोनों के लिए है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो फेडरल पॉलिटी के खिलाफ है या उससे रिलेटेड नहीं है बेसिकली, तो वह है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 जो है फेडरल पॉलिटी के स्ट्रक्चर में नहीं आता। इन मैक्स वेबर्स क्लासिफिकेशन मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मैक्स वेबर जो है उसमें वो जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, तो मॉडर्न गवर्नमेंट डिपेंडेंट है हमारी पर्सनल कैरिज्मा ऑफ रूलर्स पे। ठीक है, जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है किसी भी लीडर की, ठीक है, उसके मतलब उसकी पर्सनालिटी एक तरीके से जैसे जवाहरलाल नेहरू की पर्सनालिटी थी, गांधी जी की पर्सनालिटी थी, ठीक है, तो इसको हम कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ बोलते हैं। तो वैक्स वेबर ने उन्होंने बोला था जब वो क्लासीफाई कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी को कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, जो आज के टाइम की गवर्नमेंट है बेसिकली, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है अपने रूलर्स की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के ऊपर, कि जो जितना लीडर्स का करिश्मा होगा, जैसे मोदी जी हैं, वह उतना ही ज़्यादा हम उस पर डिपेंडेंट रहती है आज की सरकार। ठीक है, अब मोदी जो है वो उनका फेस है ना बीजेपी पार्टी का, तभी अभी वो टिके हुए हैं। अगर मोदी हट जाए तो वो बीजेपी पार्टी इतना लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तो जो रूलर होता है उसी की फेस वैल्यू पे उसकी पार्टी बनती है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ऐसा मैक्स वेबर बोलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द फ्रेज रूल ऑफ लॉ मीन, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इजी क्वेश्चन, कि सब समान है, कानून के सामने सब समान है। क्वेश्चन नंबर 29, अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी इज, तो प्लूरलिस्ट थ्योरी जो मैंने आपको बताया ग्रुप्स और एसोसिएशन में बोलती है, उसकी कोऑर्डिनेशन और हार्मनी में बिलीव करती है। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी के मेन थिंकर कौन है इन चारों में से? तो इन चारों में से जो मेन थिंकर है प्लूरलिस्ट थ्योरी के वो है रॉबर्ट डॉल। ठीक है, तो जो कि प्लूरलिज्म के लिए फेमस भी है। कौन? रॉबर्ट डॉल। 30, which egalitarian theorist views would you associate with the idea of auctions, insurance, schemes and free market? तो ये जो egalitarian thinker हैं इनमें से, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये तो आपके लिए कि egalitarian thinker एक ही है हमारे रोनाल्ड डॉकिन। जब भी egalitarian थ्योरी आती है हमारे सबसे पहला नाम रोनाल्ड डॉकिन का आता है। उसमें भी वो रोनाल्ड डॉकिन का नाम भी सबसे पहले क्या आता है, वो आइलैंड वाला जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें वो ऑक्शंस, इंश्योरेंस और ये स्कीम्स और फ्री मार्केट की बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो वैसे जॉन रॉल्स को भी हम एगैलिटेरियन थिंकर में कंसिडर करते हैं, बट जो रोनाल्ड डॉकिन है वो ऑक्शंस, इंश्योरेंस, स्कीम्स, फ्री मार्केट के लिए जाने जाते हैं, आइलैंड वाली थ्योरी जो उन्होंने दी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, विच पॉलिटिकल थियोरिस्ट यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर विल्ट चैम्बरलेन टू आर्ग्यू अगेंस्ट द पैटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के खिलाफ एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने एक बास्केटबॉल प्लेयर जो हैं विल्ट चैम्बरलेन, उनका एग्जाम्पल दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अगेंस्ट में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो वो कौन थे? तो अगर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट नॉजिक। अगर आपने रॉबर्ट नॉजिक का एंटाइटलमेंट थ्योरी पढ़ा होगा और उसमें उन्होंने जो एक स्टोरी बताई है और जिसके थ्रू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है, तो उसमें उन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर विल्ट चैम्बरलेन का एग्जाम्पल दिया है। और ये रॉबर्ट नॉजिक की पूरी थ्योरी मैंने PYQ सेशन न्यू लिबरलिज्म वाली जो वीडियो है उसमें करा रखी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एसोसिएटेड विद न्यू लिबरल पॉलिटिक्स। तो न्यू लिबरल पॉलिटिक्स जो है वो किसके बारे में बात करती है? तो न्यू लिबरल पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट फ्री मार्केट्स, रैशनल इंडिविजुअल्स, एम्फेसिस इज ऑन
होम ओनरशिप, पर स्टेट रिकग्नाइज की वो बात नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। न्यू लिबरल थिंकर्स जो हैं क्लासिकल लिबरलिज्म में को रिवाइव करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअलिज्म में मानते हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस के वो खिलाफ होते हैं, तो इसलिए वो फ्री मार्केट, रैशनल इंडिविजुअल और होम ओनरशिप में वो मानते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, द national traditions as we understand them are more often invented than historically evolved। तो ये जो लाइन है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, वो किसने बोला है कि जो नेशनल ट्रेडिशंस हैं वो उनको इन्वेंट किया गया है, ना कि ये हिस्टोरिकली इवॉल्व हुए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हिस्टोरिकली इवॉल्व होकर आती हैं, कि पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, और फिर अब हमने इवोल्यूशन हुआ और अब ऐसी हो गई। लेकिन जो नेशनल ट्रेडिशंस थे वो इन्वेंट किए गए थे, वो लोगों ने खुद बनाए हैं। तो ये बात कौन बोलते हैं? तो कोई नेशन एंड नेशनलिज्म के थिंकर ही बोलेंगे मेरे हिसाब से। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है एरिक हॉब्सबॉर्न। तो ये सारे एन.एस. गैलनर भी नेशन और नेशनलिज्म वाली थ्योरी देते हैं, एरिक हॉब्सबॉर्न भी देते हैं। पर आप इसको याद रखो, नेशनल ट्रेडिशन की बात आए और वहाँ पे ये लाइन लिखी हो तो एरिक हॉब्सबॉर्न है इसका आंसर। कौन है? एरिक हॉब्सबॉर्न। इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द कंसेप्ट ऑफ सिविक कल्चर इज़ यूज फॉर द स्टडी ऑफ। तो सिविक कल्चर जो कि एल्मेनर बर्बार ने भी बताया था, उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सिविक कल्चर है उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सिविक कल्चर में हम एटीट्यूड्स एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी की स्टडी करते हैं। सिविक कल्चर किससे रिलेटेड है? डेमोक्रेसी में हमारा एटीट्यूड और हमारा पार्टिसिपेशन। 35, Hamza Alawi's analysis of the nature of the state in post-colonial society is based on which of the following countries? तो इनमें से जो हमज़ा अलावीज़ ने एनालाइज किया था स्टेट को, कौन से स्टेट को? पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में जो स्टेट का नेचर रहा है कि कैसे स्टेट एक एक्ट करता है जब वो कॉलोनी से उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है एंड वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी बनता है, तो उस केस में स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है बेसिकली। और ये उन्होंने किसने एनालाइज़ किया था? ये बात ये एनालाइज़ की थी हमज़ा अलावी ने। तो अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ का नेचर किसने एनालाइज किया है। और 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमज़ा अलावी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो कौन सी कंट्रीज से रिलेटेड हैं ये? तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को उन्होंने कंपेयर किया था, मतलब ये दो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को उन्होंने एनालाइज किया था बेसिकली। पाकिस्तान की केस स्टडी करी थी और बांग्लादेश की केस स्टडी करी थी कि कैसे जब वो पोस्ट कॉलोनियल बने, जब वहाँ पे कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया, तो उनका स्टेट ऑफ नेचर क्या रहा। किसने किया? हमज़ा अलावी ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द व्यू दैट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट appear overwhelmingly military and overwhelmingly geopolitical rather than economic and domestic। तो जो स्टेट है या जो स्टेट के जो फंक्शंस हैं वो इकोनॉमिक और डोमेस्टिक ना होकर स्टेट के फंक्शन जो है मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो स्टेट का मेन फंक्शन क्या है? जियोपॉलिटिकल फंक्शंस एंड मिलिट्री फंक्शन, ना कि इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक फंक्शन। ये बात किसने बोली थी कि जो स्टेट है ज़्यादातर तो है वो मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स पे फोकस करता है? तो ये बात बोली थी माइकल मान ने, कि तू मान मेरी जान, कि जो स्टेट है वो मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स पे फोकस करता है, माइकल मान। क्वेश्चन 37, which among the following is the which among the following is the critique of the theory of social capital in contemporary times। तो सोशल कैपिटल थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज़ किया है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में? कौन है इनमें से कंटेम्प्रेरी थिंकर? जॉन हैरिस। तो जॉन हैरिस मतलब हैरिस से हैरान, हैरिस यानी कि हैरान, वो हैरान हो गए सोशल कैपिटल को देखकर, सोशल कैपिटल की थ्योरी को देखकर वो हैरिस जो थे वो हैरान हो गए, इसलिए उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो जॉन हैरिस। क्वेश्चन नंबर 38, अ प्लेटो अ जस्ट सोसाइटी इज़ वन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लेटो के लिए जस्ट सोसाइटी का क्या मतलब है? तो प्लेटो के लिए जस्ट सोसाइटी का मतलब है ईच ऑफ द क्लास रिफ्लेक्ट द ट्राइपाइड डिवीजन ऑफ द सोल। तो आपने ट्राइपाइड डिवीजन ऑफ द सोल प्लेटो की थ्योरी में पढ़ा होगा बहुत बार। तो ईच ऑफ द क्लासेस रिफ्लेक्ट द ट्राइपाइड डिवीजन ऑफ द सोल, जिसमें वो 3 भागों में प्लेटो जो है बांटते हैं, रूलर क्लास, सोल्जर क्लास और एक होती है हमारी प्रोडक्शन क्लास यानी कि आर्टिशंस वगैरह। फिर 39,
Which philosopher is linked to the idea of an early enlightenment preceding the 18th century? Preceding मतलब 18 सेंचुरी से पहले की बात है ये, कि 18 सेंचुरी से पहले जब अर्ली इनलाइटनमेंट फेज शुरू हुआ था, तो किसने ये इनलाइटनमेंट, अर्ली इनलाइटनमेंट को, आइडिया को लिंक किया था? 18 सेंचुरी से पहले, मतलब बेसिकली 18 सेंचुरी से पहले अर्ली एनलाइटनमेंट का आइडिया दिया किसने था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा। ठीक है, स्पिनोज़ा जो ये स्पिन कर रही थी, तो ये लट्टू चला रही थी, लट्टू ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वो लट्टू कर रही थी स्पिन, और स्पिन करते करते उनको एक इनलाइटनमेंट फेज़ की प्राप्ति हुई 18 सेंचुरी से पहले, और उनको एक अर्ली इनलाइटनमेंट फेज़ मिला। ठीक है, ऐसे ये गंदी सी, बहुत गंदी सी ट्रिक थी वैसे तो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे याद कर लो। बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा अर्ली इनलाइटनमेंट की थिंकर हैं, जिन्होंने 18 सेंचुरी से पहले ये आइडिया देना स्टार्ट किया था। गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट वर स्ट्रेस इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें गुड गवर्नेंस की बात थी, और उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि डेवलपमेंट के लिए हमें सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी के लोगों को बहुत का जो पार्टिसिपेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुड गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो गुड गवर्नेंस रिपोर्ट थी ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट थी ऑप्शन नंबर ए, 1992 में आई थी, अर्थ समिट जब हुआ था तब। द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, अभी फ्रेडरिक्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी आपको पता होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेडरिक्स आते हैं, और उसमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी किस पे बेस्ड है? ठीक है, तो मेन आइडिया क्या है? तो चारों ऑप्शन पढ़ो, 1 मिनट आप वीडियो पॉज करके। और तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या है मेन आइडिया? प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक प्रिज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, फिर एक फेज़ आता है, यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं जो कि नॉन डेवलप्ड होती हैं, फिर एक फेज़ आता है डेवलपिंग का, और फिर डेवलपिंग के बाद वो हो जाती हैं डेवलप्ड। ठीक है, तो नॉन डेवलप, फिर डेवलपिंग है, डेवलप्ड। अभी हम सेकंड फेज़ में इंडिया चल रहा है। तो प्रिज्मेटिक ये होता है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो इसमें वो बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो प्रिज्मेटिक मतलब बीच में मैंने आपको क्या बताया, अभी बीच में कौन सा फेज़ आता है, प्रिज्म के अंदर कौन सा फेज़ है, प्रिज्मेटिक में प्रिज्म के अंदर कौन सा फेज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का फेज़ है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ना कि डेवलप्ड। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, इसमें दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग लिखा हुआ है तो ये गलत बचा क्या, ये। ठीक है, और इसमें भी हम उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ NPM? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फीचर नहीं है? रिलेवेंस है, वैल्यूज़ है, सोशल इक्विटी है, मेजरमेंट नहीं है। मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रिफर टू एज। तो जो मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका मैकेनिस्टिक थ्योरी का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल थ्योरी। क्योंकि वो इसलिए तो उसको फिर हर्बर्ट साइमन बाद में क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है बहुत मशीन लाइक थ्योरी है, इसमें सिर्फ लोगों से बंधुआ मजदूरी जैसे काम कराया जाता है। ठीक है, तो इसको मशीन लाइक थ्योरी बोला जाता था क्लासिकल थ्योरी को। मशीन यानी मतलब कि जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको सिर्फ एज अ मशीन देखा जा रहा है। क्वेश्चन 44, वह हु इज़ द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? तो गुलामगिरी के जो ऑथर हैं वो है ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 45, ये एक स्टेटमेंट है और ये पूछा है कि जो लाइन्स है ये किसने लिखी है? माई हिंदू इंस्टिंक्ट टेल्स मी दैट ऑल रिलीजन आर मोर और लेस ट्रू। तो मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि सारे रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं सच होते हैं। ठीक है, ऑल प्रोसीड फ्रॉम द सेम गॉड, और सारे रिलीजन जो है सिर्फ एक ही गॉड से इमर्ज हुए हैं। लेकिन जितने भी रिलीजन हैं दुनिया में सारे क्या है, इम्परफेक्ट हैं। कोई रिलीजन जो है परफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव कम टू अस थ्रू इम्परफेक्ट ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटैलिटी। क्योंकि इम्परफेक्ट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो ह्यूमंस ने बनाया है, और क्योंकि ह्यूमंस इम्परफेक्ट है तो जो उनके बनाए गए रिलीजन हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट माने जाते हैं। द रियल शुद्धि मूवमेंट शुड कंसिस्ट इन ईच वन ट्राइंग टू अराइव एट परफेक्शन। तो रियल शुद्धि मूवमेंट वही होगा जब हम परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइन बोली थी, वैसे आपको पता है शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत दयानंद सरस्वती ने की थी, पर ये परफेक्शन इम्परफेक्शन की बात की थी MK गांधी ने अपनी बुक माई रिलीजन का जब वो लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बात की थी। इसका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो ऑल रिलीजन लीड टू गॉड, माई रिलीजन बाय MK गांधी ये है। और इन्होंने ये भी लिखा था प्रोसिलाइजेशन
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, उसमें भी उन्होंने यही सेम लाइन बोली है। तो ये लाइन है गांधी जी की। शुद्धि मूवमेंट देखिए आप सरस्वती पे दयानंद सरस्वती पे टिक कराओगे, पर इसका करेक्ट आंसर था गांधी जी। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, इन ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सैयद अप्लाइड हुज टेक्निक्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस टू प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज अबाउट द मिडल ईस्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज जो कीवर्ड है वो सीधा सीधा रिलेटेड है फूको से, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज का मैंने आपको फूको की सारी बुक्स जो हैं क्रोनोलॉजी में याद कराई हुई हैं एक ट्रिक के साथ, ठीक है। एक बहुत फनी सी स्टोरी बताई है कि कैसे फूको जो है बर्थ ऑफ द क्लिनिक लिखता है, उसको पागल हो जाते हैं, मैड ऑफ द सिविलाइजेशन लिखते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया है। तो ये भी याद रखना अगली बार से, जब फूको से ही प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज का जो उसने किसने लिया था, तो अगली बार क्वेश्चन आ सकता है घुमा के। तो घुमा के एडवर्ड सैयद ऑप्शन में होगा, तो आपको ये टिक करके आना है। और एडवर्ड सैयद का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ओरिएंटलिज्म, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और कौन सी टेक्निक अप्लाई की थी, तो डिस्कोर्स एनालिसिस की टेक्निक अप्लाई की थी। ये आरएम में यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कोर्स एनालिसिस टेक्निक है फूको और एडवर्ड सैयद की। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी एक और डाइसी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 51A ऐसा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 300A जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया था, फिर 52A भी बाद में प्रेसिडेंट की एक एक्स्ट्रा पावर ऐड की गई थी। तो ये तीनों ही ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। तो अगर यहाँ से हम नॉट वर्ड हटा दें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा आर्टिकल 14, ठीक है। पर यहाँ पे नॉट था तो ये ड्रॉप क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि इसमें बाकी ऐसा सच एक ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ABC है या BAC है, ऐसा करके कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 14 इज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्ट ऑफ देम आर नॉट। 48, द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव डिस्कोर्स किसने दिया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, डेरिवेटिव डिस्कोर्स का आइडिया पार्था चैटर्जी ने दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी माइकल डॉल की है, जिन्होंने जोन ऑफ पीस भी दिया था, इजी क्वेश्चन। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द टर्म बैलेंस ऑफ पावर इन 4 डिफरेंट वेज। तो इनमें से ऐसे कौन से थिंकर है जिन्होंने बैलेंस ऑफ पावर जो टर्म है इसको 4 तरीके से समझाया है। पहले एज अ पॉलिसी एम्ड एट सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये याद कर लो, इस क्वेश्चन को याद कर लो, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉर्गनथॉ, ठीक है। तो मॉर्गनथॉ ने बैलेंस ऑफ पावर को 4 तरीके से देखा है। कैसे, एज अ पॉलिसी देखा है कि जो एज अ पॉलिसी क्या, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में सिखाती है उसको एम करती है। फिर एज अ एक्चुअल स्टेट बैलेंस ऑफ पावर को देखा है। फिर एज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखा है कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और फिर एंड एज एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फिर इसको एज अ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी देखा है। तो ये 4 तरीक़ों से मॉर्गनथॉ ने बैलेंस ऑफ पावर की बात की है। सो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, ठीक है। इतने एफर्ट्स डाले हैं तो लाइक, आपके एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे चैनल को थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, PYQs प्लेलिस्ट का लिंक और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको सर्च भी कर सकते हो या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।